कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। आई होप कि सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी सेहत का भरपूर तरीके से ध्यान रख रहे होंगे। लाली आनंद जी, लक्ष्मी, खुशी एंड कौन है, नेहा कुशवाहा, सोना, सभी फटाक से आ जाइए। विनीता पांडे जी, भारती प्रजापति एंड चांदनी कुमारी, नीरज यादव, दीप्ति वशिष्ठ। कैसे हैं सभी लोग। मुस्की, पूजा प्रमाणिक, सलमान अंसारी, नीरज यादव, बस इतने ही लोग आए हैं सभी लोग। ओके, अक्षत सिंह, अंशिका पटेल, नेहा कुशवाहा, सोनाली तिवारी और हर्षवर्धन भी हैं। चलिए, गौरी, कैसे हैं सभी लोग। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग पिछली क्लास में, या यूं कहें कि हम लोग जो क्लास शुरू हुई अपनी, ये फाउंडेशन बैच योग्यता वाला, इसमें हमने पहली क्लास जब शुरू की थी तो एक क्लास में हमने आपको सिर्फ सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था। दूसरा जो क्लास हुई उसमें सिलेबस पे थोड़ी सी जानकारी दी। तीसरी क्लास में हम लोगों ने हिंदी भाषा के विकास के क्रम को पढ़ा था। और हिंदी भाषा के विकास में पहले हमने हिंदी की उत्पत्ति के बारे में पढ़ा कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति के 3 विचारधाराओं के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने जाना था कि हिंदी भाषा की जो उत्पत्ति है वो हिंदी भाषा की उत्पत्ति ईरानी भाषा, यूनानी भाषा के शब्दों से हुई है ना। जबकि हिंदी जो है सिंधु शब्द का ही, सिंधु संस्कृत के सिंधु शब्द से उत्पत्ति हुई है ना। पुष्पा, पूर्णिमा गिरी एंड छाया सैंडलिज, है ना, ये हमने देखा था। और उसी क्रम में हम देख रहे थे, जैसा कि हमने हिंदी साहित्य के विकास के क्रम में आगे देखा था, तो हम कह सकते हैं कि हिंदी भाषा के साहित्य के विकास के क्रम में आगे वाले भाग में हमने ये पार्ट देखा था कि भाई हिंदी भाषा का जो विकास है ना, इसमें 3 भागों में हमने बांटा। कौन कौन से मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा था। हिंदी के विकास को 3 भागों में बांटा था। एक बांटा था हमने जो है प्राचीन आर्य भाषा, प्राचीन आर्य भाषा। फिर दूसरा हमने बांटा था मध्यकालीन आर्य भाषा। फिर आधुनिक आर्य भाषा। आधुनिक आर्य भाषा। अब इसमें हमने इसका काल भी बताया था आपको कि भाई प्राचीन आर्य भाषा जो है ये 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक, ये ईसा पूर्व तक था, ठीक है। और मध्यकालीन आर्य भाषा 500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी तक का, है ना। और ये 1000 ईस्वी से लेकर के अब तक, ठीक है। आर्य भाषा कैसे आया इसके बारे में भी हमने पढ़ा था कि भाई ये आर्य भाषा की उत्पत्ति कैसे कैसे हुई है। पहले विश्व की अलग अलग भाषाओं को हमने अलग अलग भागों में बांटा था, है ना। तो इसी के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं, इसके संदर्भ में ही, प्राचीन आर्य भाषाओं के संबंध में ही हम पढ़ रहे थे किसके बारे में, वैदिक भाषा के बारे में। इसके बारे में पढ़ रहे थे, वैदिक भाषा के बारे में। वैदिक भाषा जो है ना, ये भाषा भी 2 तरीके से बटी थी। इसमें हमने ये भी देख लिया था कि आर्य भाषाओं के अलावा भारत में 2 भाषाएं हैं।
एक तो आर्य भाषा है, दूसरी द्रविड़ भाषा है। द्रविड़ भाषाओं में हमने देखा था तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, ये 4 भाषाएं हैं। और वैदिक भाषाओं के अंतर्गत हमने थोड़ी सी जानकारी ली थी कि वैदिक भाषा में कोई व्याकरण, प्रॉपर व्याकरण नहीं था, है ना। कुछ चीजों के बारे में हमने पढ़ा था। इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि वैदिक भाषा के बारे में, अगर हम प्राचीन भारत भाषाओं में वैदिक भाषा, या यूं कहें कि वैदिक संस्कृत, है ना, हमने देखा था कि भाई जो वैदिक संस्कृत है, वैदिक संस्कृत में 2 प्रकार के स्वर प्रयोग किए जाते थे। कौन कौन से? एक स्वर था हमारे पास मूल स्वर, और दूसरे स्वर को हम जानते हैं संयुक्त स्वर। ये 2 प्रकार के स्वरों के बारे में पढ़ा था। संयुक्त स्वर, जिसमें अगर हम बात करते हैं, जो ये हमारा मूल स्वर था, ये मूल स्वर था कौन कौन सा? तो छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, री, री और री। ये हमारे क्या है ना, मूल स्वरों में वैदिक संस्कृत में आता था। यही है। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहां पर ए, ऐ, ओ, औ, 4 थे। कौन कौन से? ए, ऐ, सॉरी, ए, ऐ, ओ और औ, ये 4 जो है संयुक्त स्वरों में थे। इसके अलावा व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण में जो अभी हमें दिखने को मिल रहे हैं, सारे व्यंजन वर्ण हमें देखने को मिलते हैं। क ख ग घ ङ छ छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म, ये सारे हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यार अलावा श ख श ह, ये हमें व्यंजन वर्णों में देखने के लिए मिलते हैं। इतनी बात ठीक है। यहां तक हम लोगों ने देख लिया था पिछली क्लास में। इसके अलावा हमने यह भी देखा था कि जो टर्नर महोदय हैं, एक विदेशी भाषाविद हैं जिनका नाम है टर्नर। ठीक है, टर्नर महोदय क्या कहते हैं? टर्नर का कथन है कि भाई जो हमारा ये वैदिक संस्कृत थी, कौन सी? वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत जो थी, वैदिक संस्कृत, ये मुख्यतः 2 चीजों पर मूल रूप से फोकस करती थी। अकॉर्डिंग टू टर्नर महोदय के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो टर्नर ने बताया कि वैदिक संस्कृत कैसी थी? वैदिक संस्कृत जो है मूल रूप से 2 चीजों पर आधारित थी। कौन कौन सा? एक था संगीतात्मक और दूसरा था हमारा बलाघात। ठीक है, किस पर किस पे? एक था बलाघात पर आधारित था, बलाघात, ठीक है, और दूसरा था संगीतात्मक। यहां पर अगर हम बात करते हैं, वैदिक संस्कृत जो है टर्नर के अनुसार, तो ये कहते थे संगीत पर और बलाघात पर, मतलब कुछ शब्दों पर बहुत ज्यादा फोकस करने पर बल देता था, कुछ वर्ड पर, कुछ हमारे जो है वर्ण कह लीजिए, व्यंजन वर्ण कह लीजिए, उन पर बहुत ज्यादा फोकस करता। जैसे आज की डेट में कई सारे क्षेत्रों में हम देखते होंगे कि कई सारे शब्दों पर बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है। अलग अलग बोलियों में, अलग अलग भाषाओं में अगर हम देखते हैं, तो अलग अलग बोलियों में, अलग अलग भाषाओं में हम लोगों को यह देखने के लिए मिलता है कि सबके बोलने का टोन जो है ना अलग अलग होता है। और किसी न किसी पर, है ना, कौन सी यूनिट है? आज मेरी पहली क्लास, पहली ही यूनिट है सोना जी, ठीक है, पहली यूनिट है। मैं आपको एक चीज और बता दूं, जितने भी हमारे यहां पर हीरोज हैं सभी को मैं ये बता दूं कि भाई देखो, आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है, जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना ही पर्याप्त है। आप इधर उधर की बहुत सारी किताबें ढूंढने लग जाते हैं, लेकिन उसका फायदा कुछ नहीं होता है। पेपर में आपको वही से आएगा जितना मैं पढ़ा रहा हूं, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। उतना ही पर्याप्त है, उतना पढ़ लीजिए, क्योंकि
कोशिश मैं यही करता हूं कि आप अगर बैच ले रहे हैं, परचेज कर चुके हैं, पैसा लगा रहे हैं, तो आपको अलग से कुछ पढ़ने की आवश्यकता ही ना पड़े, है ना। हाँ, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन हम लोग यूट्यूब पर ले आते हैं, तो वहां से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और आंसर की आई चुकी है एक बार प्रोविजनल, उससे आप मिला लीजिए। और जिन लोगों ने पिछला पेपर दिया था और जिन्होंने पेपर दिया होगा उनको पता भी होगा कि भाई जितना पढ़ा है उसी में से आया है, एक्स्ट्रा कुछ आपसे नहीं पूछा गया है। टोटल यहां पर सब कुछ उसी में से ही पढ़ना है। बस जो लोग दोबारा से पढ़ रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, मान के चलिए उन लोगों का थोड़ा बेस स्ट्रांग हो जाएगा। हर बार देखो, पिछली बार इस तरीके से नहीं पढ़ाया था, हर बार चीजें टीचर का पढ़ाने का तरीका थोड़ा थोड़ा चेंज होता ही रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, जो संगीतात्मक था, ये संगीत जो था, संगीत विधि, ये 3 चीजों पर आधारित थी। थोड़ा समय लगेगा शिवम जी उसमें, यूट्यूब वाली क्लास पर बाबू। ये संगीत वाले में अगर हम बात करते हैं, संगीतात्मक जो भाषा पद्धति थी, या यूं कहें कि जो वैदिक संस्कृत में 2 चीजें थी। एक तो था बलाघात, बल का आघात देना। किसी चीज की अगर हम बात करते हैं, हाँ, तो यहां पर हमें किसी शब्द, किसी वर्ण पर, जबकि संगीतात्मक का मतलब हो गया किसी चीज को राग में गाना, उसको सही से बोलना, सही से प्रोड्यूस करना, तो उसके ध्वनियों का ध्यान रखना। अगर ध्वनियों में हम ऊंच नीच कर देते हैं, जहां पर उसको सही तरीके से नहीं उच्चारित कर पाते हैं, तो उसके अर्थ में परिवर्तन होने की संभावना रहती है। जैसा कि पिछली क्लास में हमने कहा कि एक एग्जाम्पल भी दिया था, इंद्र शत्रु। इंद्र शत्रु को 2 तरीके से बोला गया। एक जगह उसका अर्थ निकलता इंद्र का शत्रु, और एक का अर्थ निकलता इंद्र जिसका शत्रु है। तो मतलब यहां पर बोलने पर, उच्चारण करने पर ही उसके अलग अलग अर्थ निकल जाते हैं। ठीक है, तो इसमें भी 3 तरीके से थी। रिधिमा जायसवाल जी, देखो आप ये समझिए कि यूट्यूब क्लास करना चाहें करिए, नहीं करना चाहिए नहीं करिए, कोई इतना कंपलसरी नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं इसलिए कहता हूं कि मान लो कि कोई भी टीचर एक ही सब्जेक्ट को 1 घंटे 2 घंटे पढ़ाते हैं पेड में, है ना, और 1 घंटे यूट्यूब इसलिए दिया जाता है जिससे कि आप लोगों को एक एक्स्ट्रा टाइम मिल जाए, और साथ साथ में जैसे आप पढ़ रहे हैं, पढ़ने के दौरान उधर प्रैक्टिस होती रहेगी। बाकी यहां जब प्रैक्टिस होगी तो यहां कंप्लीट होने के बाद ही प्रैक्टिस होगी, तो बाकी आपके ऊपर है ना। मैं एक सुझाव देता हूं, कोई कंपलसरी किसी चीज को नहीं, फोर्सफुली कहता हूं कि नहीं आपको यूट्यूब पर लेना ही लेना है। फिर भी वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना उसमें सीरियस हैं, कितना आप करना चाहते हैं, वो आपके ऊपर है। ठीक, तो चलिए नहीं, नुकसान फायदा तो बारे में हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इसलिए नहीं कह सकते हैं, वो तो क्योंकि विषय ऐसा है, कितना आप इसको सीरियसली ले रहे हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि यूट्यूब पर पहुंच कर टीचर टाइम पास करता है, कुछ न कुछ क्वेश्चन, कुछ न कुछ चीजें आपको मिलती ही मिलती हैं। आप जितना स्ट्रांग होना चाहते हैं, जैसे मान लो कि 1 साल भर बच्चा पढ़ रहा है, उसके बाद प्रैक्टिस कर रहा है, एक जो है पढ़ाई के साथ में प्रैक्टिस कर रहा है, तो थोड़ा बहुत तो फर्क रहता ही रहता है। बाकी अभी तो चली नहीं रही बहरहाल यूट्यूब पर क्लासेस, है ना। हाँ, सिलेबस देखो वही है, सिलेबस वही है, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक में से ही पूछे जाते हैं और इन्हीं में से रिवीजन होता रहता है, बस ये समझिएगा। अब देखो पहले इसको पढ़ लीजिएगा। संगीतात्मक जो है इसके 3 पार्ट होते हैं। हाँ, यहां पर अगर बात करते हैं, इसके 3 पार्ट हैं। एक है अनुदात्त, दूसरा है उदात्त, तीसरा है स्वरित। किसी चीज को कम
श्रेष्ठ समझना, श्रेष्ठता के साथ में किसी चीज को ज्यादा श्रेष्ठ समझना, और किसी चीज को स्वरित मतलब किसी भी वर्ण को, किसी भी शब्द को श्रेष्ठता के साथ में बताने का, बोलने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा। किसी का सामान्य तरीका और किसी को एकदम गायन की शैली में ही प्रयोग किया जाएगा। तो संगीतात्मकता में भी ये तीन चीजों का विशेष रूप से महत्व है, और ये वैदिक संस्कृत में इन तीन चीजों पर फोकस, मतलब ये मुख्य रूप से दो, और संगीतात्मकता में ये तीन चीजों पर बहुत ज्यादा फोकस किया गया। अगर हम बात करते हैं, वैसे तो मैं पिछली क्लास में पढ़ा भी चुका हूं, लेकिन फिर भी देख लीजिएगा कि वैदिक संस्कृत में, वैदिक संस्कृत में कारक की संख्या कितनी थी? कारक की संख्या 8 थी, और आज भी कारकों की संख्या तो 8 ही है। पहले भी कारकों की संख्या 8 थी और आज भी कारकों की संख्या 8 ही है। दूसरा एक चीज बताई गई, पहला पॉइंट वैदिक संस्कृत के बारे में। दूसरी बात थी वैदिक संस्कृत में, वैदिक संस्कृत में जो विशेषण है, विशेषण संज्ञा की तरह प्रयुक्त होते थे, संज्ञा की तरह प्रयुक्त होते थे। ठीक है, वैदिक संस्कृत के जो कारकों की संख्या थी 8 थी। वैदिक संस्कृत में विशेषण जो है संज्ञा की तरह प्रयुक्त होते थे। तीसरा पॉइंट है कि वैदिक संस्कृत में, वैदिक संस्कृत में 3 लिंग, 3 वचन और 4 समास थे। समास, ठीक है। अभी देखा जाए तो इसको हम कह सकते हैं कि वैदिक संस्कृत में लिंग कितने थे? 3, वचन कितने थे? 3, समास की संख्या कितनी थी? 4। 4 समास कौन कौन से थे? किसी को पता है? वैसे तो मैं बता दूंगा, लेकिन फिर भी आपसे जानना चाहता हूं कि समास की संख्या कौन कौन सी, और 4 समासों की संख्या कौन कौन सी थी? चलो, तत्पुरुष समास, ठीक है। बताएं। बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास और द्वंद्व समास, ठीक है। देखो, लट लकार, लोट लकार, विधिलिंग, इन सबका प्रयोग के बारे में अगर बात करते हैं तो इसमें यह कहा जाता है कि जो लेट लकार था, संस्कृत में एक लकार था, कौन सा था? लेट लकार। वैदिक संस्कृत में लेट लकार का प्रयोग किया जाता था, धीरे धीरे इसका प्रयोग कम हुआ, धीरे धीरे इसका प्रयोग कम हुआ, और लौकिक संस्कृत तक आते आते, लौकिक संस्कृत तक
आते आते क्या हुआ, यह पूर्णतः समाप्त हो गया। ठीक है, एक लकार था लेट लकार, जिसका प्रयोग पहले किया जाता था वैदिक संस्कृत में, लेकिन धीरे धीरे आते आते ये जो है ना समाप्त हो गया, इसका प्रयोग नहीं होता था। आगे अगर हम बात करते हैं इसी के संदर्भ में थोड़ी सी और जानकारी लेते हैं, तो जैसा कि हम जानते हैं कि भविष्यत काल एक लौकिक संस्कृत में प्रयोग किया जाता है, भविष्यत काल। तो भविष्यत काल में अगर हम बात करते हैं तो भविष्यत काल का प्रयोग होता नहीं है वैदिक संस्कृत में। वैदिक संस्कृत में भविष्यत काल का प्रयोग नहीं किया जाता था, नहीं किया जाता था। उसके स्थान पर निश्चयार्थ और संभवार्थ का प्रयोग किया जाता था। वैदिक संस्कृत में भविष्यत काल का प्रयोग नहीं होता था, बल्कि उसके स्थान पर क्या था, निश्चयार्थ या संभवार्थ का प्रयोग किया जाता था। अब हम ये सब पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि हम लोगों के एग्जाम में इनसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहले पूछे जाते थे, आजकल थोड़े कम हो गए, लेकिन हम अब कम हो गए हैं तो इस आधार पर छोड़ नहीं सकते हैं। और हिंदी की उत्पत्ति के संदर्भ में क्या क्या परिवर्तन आए हिंदी तक आते आते, जैसे वैदिक संस्कृत से लौकिक संस्कृत तक आते आते ही काफी कुछ बदलाव हो गया। तो लौकिक संस्कृत के बाद फिर प्राकृत भाषा आएगी, प्राकृत से भी पहली प्राकृत जो है पाली के रूप में पाली भाषा बनी है, दूसरी प्राकृत के रूप में जानी जाती है, और तीसरी जो भाषा आती है हमारी वो हमारी अपभ्रंश आती है, और अपभ्रंश के बाद कहीं जाकर के हिंदी की उत्पत्ति होती है। तो इस चीज से समझना कि उसके नियम में, उसके व्याकरण में बहुत सारा परिवर्तन आने लग गया। तो जब संस्कृत से वैदिक संस्कृत से लौकिक संस्कृत बनने में ही उसकी भाषा, उसके स्वरूप में परिवर्तन आ गया, तो हिंदी तक आते आते तो बहुत साल बीत गए हैं। ऐसे में कितना परिवर्तन हुआ होगा, बहुत सारा परिवर्तन हुआ होगा, और वही चीज हम लोगों को समझना है। ठीक है ना। तो चलिए अगर हम बात करते हैं, बाकी चीजें हमने पढ़ ली थी कि भाई वैदिक संस्कृत के अंतर्गत शब्दों में क्या क्या बदलाव हुआ, क्या क्या बदलाव नहीं हुआ, इन सब चीजों के बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। साथ साथ में हमने जो है यहां पर यह भी समझा कि जो वैदिक संस्कृत है, वैदिक संस्कृत के अलावा अन्य भाषाओं के शब्दों को भी शामिल किया गया था। वैदिक संस्कृत में अन्य भाषाओं के शब्दों को शामिल किया गया था। जैसे कौन कौन से अन्य भाषा के दो मुख्य रूप से शब्द इसमें शामिल हुए थे। एक था वैदिक संस्कृत, तो था ही था, अभी और समझते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करते हैं
नहीं, जब पढ़ाते हैं तो बहुत सारी चीजें ऐसे उसमें लिखने वाले में दूसरे तरीके से और जब लिख करके पढ़ाते हैं उसमें दूसरे तरीके से। तो ऐसे में अगर हम बात करते हैं वैदिक संस्कृत में मुख्य रूप से दो प्रकार के भाषाएं शामिल थी। एक हमारा था द्रविड़ भाषा परिवार, जो कि भारतीय भाषा परिवार के अंदर आता है, द्रविड़ भाषा, द्रविड़ भाषा परिवार। दूसरा अगर हम बात करते हैं ऑस्ट्रिया या ऑस्ट्रिक भाषा परिवार, ऑस्ट्रिक भाषा परिवार। तो इनसे मुख्य रूप से शब्दों को यहां पर शामिल किया गया था, ठीक है ना। वैदिक संस्कृत में और अन्य भाषा के शब्दों में जो शामिल किए गए ये दो मुख्य रूप से थे, द्रविड़ भाषा के शब्द और साथ साथ में हमारे ऑस्ट्रिक भाषा के शब्द। अगर हम बात करते हैं ऑस्ट्रिक भाषा शब्दों में, जैसे है वार है, कंबल है, इस तरह के शब्द शामिल किए गए। वहीं अगर हम द्रविड़ भाषा के शब्दों को समझने का प्रयास करते हैं तो बहुत सारा है, जैसे अणु शब्द है, अरणी शब्द है, अरणी, ठीक है। और द्रविड़ भाषा के शब्दों में और नाना है, नाना है, अमरावती है, ऐसे शब्द यहां पर शामिल किए जाते हैं, मतलब शामिल किए गए थे। और भी बहुत सारे शब्द हैं जो इसमें शामिल किए गए। तो चलिए जरा अगर हम बात करते हैं तो एक चीज और समझ लेते हैं कि भाई वैदिक संस्कृत बोली कहां जाती थी। जो ये वैदिक संस्कृत है, ज्यादातर विद्वान आए, उन्होंने कहा ठीक है, ये अभी तो पढ़ लीजिए, अभी तो क्यों कर रहे हैं। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है, नोट्स बनाने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। आप यहां पर जो कुछ भी दिख रहा है इसको आप नोट्स बना लो, दूसरा जो पीडीएफ मिलेगी उसको आप पढ़ लीजिएगा, बस कुछ नहीं करना है। देखो उसमें भी ये सारी चीजें रहेंगी लेकिन उसमें थोड़ा सा डिटेल में रहेंगी, जैसे मैं क्यों करवा रहा हूं, थोड़ा छोटे छोटे में है और समझने के लिए पर्याप्त है, ठीक है। ये समझने के लिए पर्याप्त हो जाता है कि वैदिक संस्कृत में अन्य भाषा के शब्दों को शामिल किया गया था। कोई भी भाषा का विकास है ना, कोई भी भाषा का, हाँ पुष्प है, मयूर है, अमरावती है, बता रहे बहुत सारे शब्द हैं, ऐसा नहीं है कि पुष्प है, पुष्कर है तो है ही है, इसके अलावा गण है। तो लेकिन यहां पर और भी शब्द हैं, यहां पर अब बात कर रहे हैं द्रविड़ भाषा, मतलब चलिए जरा आगे देखते हैं, द्रविड़ भाषा को छोड़ते हैं, अब बात करेंगे कि वैदिक संस्कृत में मुख्य रूप से 3 प्रकार की बोलियां कैसे पता चलता है। तो पहले ये लिखते हैं कि वैदिक ग्रंथों के, वैदिक भाषा के अध्ययन से पता चलता है, क्या क्या पता चलता है, अध्ययन से पता चलता है कि वैदिक भाषा में, वैदिक भाषा में 3 प्रकार की बोलियां थी, जो कि भागों में बांटा जा सकता है, भागों में बांटा जा सकता है। वो कौन कौन से 3 भाग हैं, देखो पहला भाग है
जिसको हम लोग पश्चिमोत्तरी या पश्चिमोत्तरी कहते हैं, 3 भागों में बांट लीजिए। कौन कौन सा? पश्चिमोत्तरी, पश्चिमोत्तरी, मध्य और पूर्वी। और पश्चिमोत्तरी भाग में कौन कौन सा आ जाता है? पश्चिमोत्तरी भाग में कौन कौन सा आ जाता है? तो अगर हम भारत का नक्शा यहां पर बनाते हैं तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर हम ऐसे लेकर के चलते हैं, मान लो, देखो भैया बहुत अच्छे से नहीं बन पाता है मेरे से नक्शा, लेकिन समझने के लिए आपको आसानी हो जाए इसलिए मैं इसको थोड़ा सा बनाने का प्रयास कर रहा हूं। ये मान लो भारत का मैप है, ठीक है। यहां पर अगर हम बात करते हैं, ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सब का सब भारत का ही क्षेत्र था पहले, था कि नहीं था? था भारत का ही क्षेत्र, है ना। और ऐसे में अगर हम बात करते हैं, ये जो एरिया है पंजाब और पंजाब के पश्चिम और उत्तर का भाग, ये जो पूरा का पूरा एरिया था, ये कहलाया हमारा पश्चिमोत्तर। पश्चिम प्लस उत्तर, ये पंजाब वाला, पंजाब, क्योंकि पाकिस्तान का बहुत सारा क्षेत्र भी पंजाब में है, जो लाहौर वगैरह है, तो ये भी क्या कहलाएगा हमारा? पंजाब। या यूं कह सकते हैं ये अफगानिस्तान से पंजाब तक का जो एरिया है, कहां से पश्चिमोत्तर में क्या आ जाएगा? पश्चिमोत्तर में हमारा आ जाएगा अफगानिस्तान से शुरू होता है पंजाब तक, ठीक है। अफगानिस्तान से पंजाब तक ये हो गया हमारे पश्चिमोत्तर का प्रांत। फिर कौन सा एरिया आएगा? दूसरे नंबर पे हमारा क्षेत्र आता है, यहां पंजाब से लेकर के हमारा ये उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर, वैसे तो यहां तक है, तो ये वाला लगभग क्षेत्र हम मान सकते हैं, यहां से यहां तक। ये वाला एरिया जो है हमारा, दूसरा कलर देख ले थोड़ा सा, ये वाला ऐसे मान लो, ये वाला एरिया हमारा मध्य वाला क्षेत्र कहलाता है। कौन सा? मध्य एरिया, जिसमें क्या है? मध्य एरिया में पंजाब से लेकर के, पंजाब से शुरू होता है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक, ठीक है ना। हाँ, उत्तर प्रदेश तक, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक का एरिया आ जाता है, ठीक। अब बात करते हैं जो हमारा पूर्वी एरिया में क्या आएगा? पूर्वी एरिया में हमारा यहां से, मतलब यूपी से लेकर के ये बिहार, आज मतलब जो आज की डेट में झारखंड वगैरह भी बट गया, तो पूरा बिहार झारखंड वाला एरिया ये आ जाता हमारा पूर्वी में। पूर्वी के अंदर आ जाता है यूपी से बिहार तक, यूपी से बिहार तक। देखो, अब समझने वाली बात है कि जो मुख्य रूप से आर्य भारतीय भाषाएं, मतलब जिसमें हम संस्कृत की बात करते हैं, तो ये मुख्य रूप से ये वो एरिया है जहां पर संस्कृत, वैदिक संस्कृत बोला जाता था। अफगानिस्तान से लेकर के पंजाब तक एक, पंजाब से लेकर के उत्तर प्रदेश तक 2 और उत्तर प्रदेश से लेकर के बिहार तक 3। इस तरीके का जो एरिया था
इसी प्रकार से 3 भागों में बांटा गया है वैदिक संस्कृत को, कि मतलब वैदिक संस्कृत मुख्यतः इन्हीं सब क्षेत्रों में बोली जाती थी। अब उसके पीछे कितना है पता, लेकिन जितना भी रिसर्च करके लोगों ने बताया, भाषा के आधार पर बताया है, लेकिन सच्चाई क्या है क्या नहीं पता। लेकिन हम लोगों को पढ़ना याद रखना वही है, क्योंकि जो किताबों में लिखा है तो पेपर में हमें वही लिखना होता है ना। अब वो अलग बात है कि अगस्त मुनि दक्षिण भारत में थे, वो संस्कृत को करते रहे, उनका प्राचीन काल वैदिक काल के समकक्ष है। वो बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे थॉट थ्योरी दी जाती है और उसको प्रूव भी करते हैं, लेकिन जैसा हम लोगों को बताया जाता है। अब यहां पर ये चीज हमने बताया क्यों, क्योंकि अब हमें समझना है कि जैसे हमने 3 भाग बताया आपको कि भाई पश्चिमोत्तर प्रांत में कौन सा, मध्य प्रांत में कौन सा, पूर्वी भाग में कौन सा, इन 3 प्रकार से बोलियां बोली जाती है। ये पश्चिमोत्तर वही प्रांत है, मुख्य रूप से पश्चिमोत्तर प्रांत ही है जो कि वैदिक संस्कृत का मौलिक रूप है, ठीक है। या यूं कहें कि वैदिक संस्कृत का जो मूल रूप हमें देखने को मिलता है वो पश्चिमोत्तर प्रांत में ही देखने को मिलता है। और पश्चिमोत्तर प्रांत कहां से कहां तक है, तो ये पश्चिमोत्तर प्रांत है हमारा कहां से, अफगानिस्तान से लेकर के पंजाब तक, अफगानिस्तान से कहां तक, पंजाब तक का एरिया। और यहां जो बोली जाती थी, यहां जो भाषा बोली जाती थी, उसी के बेस पर ही वैदिक संस्कृत, वो जो मूल स्वरूप है वैदिक संस्कृत का, वो अफगानिस्तान से पंजाब वाला ही क्षेत्र है जिसको वैदिक संस्कृत कहा जाता है। अब प्रश्न उठता है, यही जो वैदिक संस्कृत है, अब आते हैं एक दूसरी जानकारी थोड़ी सी लेते हैं इसी के संदर्भ में। यहां तक तो आपने देख लिया, अब देखते हैं यही जो वैदिक संस्कृत था, मतलब पश्चिमोत्तर वाले प्रांत से पश्चिमोत्तर प्रांत की भाषा जो मूल वैदिक संस्कृत का स्वरूप मानी जाती है इसी भाषा को, ठीक है ना, इसी भाषा को व्याकरणबद्ध करके किसने, पाणिनि महोदय ने क्या किया, लौकिक संस्कृत का निर्माण किया। लौकिक संस्कृत का निर्माण किया, ठीक है। अब समझना जरा बात को, जो ये पश्चिमोत्तर प्रांत वाली भाषा थी, जो अफगानिस्तान से लेकर के पंजाब तक बोली जाने वाली जो भाषा थी, इसी भाषा को वैदिक संस्कृत जिसको मूल स्वरूप माना जाता, कहते यही वाला बोला तो बहुत सारे क्षेत्रों में जाता था, लेकिन मूल स्वरूप यही था। और इसी मूल स्वरूप के पाणिनि महोदय ने इसी मूल स्वरूप में ही व्याकरणबद्ध करके ही लौकिक संस्कृत का निर्माण किया। लौकिक संस्कृत, या जिसको आज की डेट में हम लोग संस्कृत भाषा कहते हैं, संस्कृत कहा जाता है। और संस्कृत का मतलब क्या होता है, संस्कृत का मतलब होता है जिसका संस्कार
कर दिया गया हो, या यूं कहें जिसको परिमार्जित कर दिया गया हो। जिसको परिमार्जित कर दिया गया है। अब परिमार्जित या संस्कार का मतलब क्या हो जाता है? अर्थात इसकी अशुद्धियों को दूर करना, इसको सरल करना। तो हम कह सकते हैं जिसमें व्याकरण का प्रयोग हुआ है या जिसके लिए व्याकरण का प्रयोग किया जाता है, व्याकरण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो संस्कृत कहा गया आज की डेट में, जिसको हम संस्कृत कहते हैं, वो वैदिक भाषा के ही शब्दों को, खासकर पश्चिमोत्तर प्रांत वाली भाषा में ही व्याकरण का प्रयोग करके, परिमार्जित करके जो भाषा बनाई गई, उसको हम क्या कहते हैं? हाँ, व्याकरणबद्ध करना या व्याकरण से युक्त बनाना, भाषा जिसमें कमियों को दूर करना ही परिमार्जन या परिमार्जित कहलाती है। इतनी बात तो सभी को क्लियर हो गई। यहां तक अगर किसी को कोई दिक्कत है, कुछ समझ में नहीं आया है तो बताइएगा। अब जो ये बात हुई है, ये परिमार्जन की जो बात हुई है, या यूं कहते हैं ये वैदिक संस्कृत, जो हमारा संस्कृत का स्वरूप धारण किया है, इसका काल क्या है? कब से कब तक का काल है? अर्थात पाणिनि महोदय ने कब किया था? तो यहां पर हम लिख सकते हैं, अर्थात अब देखो पश्चिमोत्तर प्रांत वाली ही भाषा ही व्याकरणबद्ध हो रही, तो वैदिक संस्कृत का जिसका संस्कार कर दिया गया, अर्थात लौकिक संस्कृत का जन्म हो रहा, तो ये समय क्या है? ये समय है, तो यहां लिख सकते हैं हम लोग लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत का टाइम पीरियड कब से है? 800 ईसा पूर्व से लेकर के कब तक? 500 ईसा पूर्व तक। ये जो है ना हमारा 800 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक का काल हमारा लौकिक संस्कृत तक आता है। अर्थात 800 ईसा पूर्व में ही क्या हुआ? पाणिनि महोदय ने इसमें संस्कार डाल दिए थे, अर्थात उस भाषा को इधर उधर भटकने से बचाने का प्रयास किया और उसको संस्कारित किया, परिमार्जित किया और व्याकरणबद्ध किया। इस प्रकार से हम ये भी कह सकते हैं कि इस भाषा को, क्योंकि ये भाषा लौकिक भाषा हो गई, तो लौकिक भाषा को हम एक और अन्य नाम भी देते हैं। लौकिक भाषा को, लौकिक भाषा को क्या कहते हैं? तो लौकिक भाषा को हम साहित्यिक भाषा भी कहते हैं, भाषा भी कहते हैं। ये चीज ध्यान रखना। क्यों कहते हैं इसको साहित्यिक भाषा? क्योंकि लौकिक संस्कृत में ही साहित्य का विकास हुआ, या लौकिक भाषा में ही साहित्य को जन्म मिला, लौकिक भाषा में ही साहित्यिक ग्रंथों की रचना हुई, या यूं कह सकते हैं हम लौकिक संस्कृत में ही, लौकिक संस्कृत में ही क्या हुआ? लौकिक संस्कृत में ही साहित्य की रचना की गई। ठीक है, क्या
कहते हैं कि लौकिक भाषा को हम साहित्यिक भाषा कहते हैं, या लौकिक संस्कृत में ही साहित्य की रचना की गई। नहीं, ये ठीक है आरती जी, 800 ही मुख्य रूप से माना जाता है। मानने के लिए तो अब 1000 मानते हैं, लेकिन सही यही है। वैदिक वाला 1500 से लेकर के 500, मतलब संस्कृत में अगर हम बात करते हैं तो देखो हमने आपको शुरुआत में बताया, ये वाला जो पार्ट है ना, पूरा वैदिक संस्कृत का जो काल हम लोग देख रहे हैं, ये वैदिक संस्कृत के काल को हम लोगों ने 1500 से 500 रखा, मतलब प्राचीन आर्य भाषा में। तो प्राचीन आर्य भाषा के दो भागों में बांट सकते हैं, एक वैदिक संस्कृत, एक लौकिक संस्कृत। तो वैदिक संस्कृत को हमने कहां तक रखा, 1500 से 800 और 800 से 500, दो भागों में इसको बांटा हमने, ठीक है। और क्यों कहते हैं वैदिक संस्कृत का पहला जो ग्रंथ लिखा गया वैदिक उसमें, वैदिक संस्कृत में, लौकिक संस्कृत में, लौकिक संस्कृत में यहां लिख देता हूं, लौकिक संस्कृत में पहली रचना कौन सी मानी जाती है, रामायण। रामायण जो है संस्कृत वाला, वाल्मीकि जो रामायण है, लौकिक संस्कृत में पहली रचना मानी जाती है, ठीक है। लौकिक संस्कृत में पहली रचना मानी जाती है कौन सी, रामायण मानी जाती है, ठीक है। अब वैसे तो बोला जाए कि भाई जो पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की, पाणिनि ने अष्टाध्यायी की मतलब 8 अध्यायों की रचना की है, जिसके माध्यम से उन्होंने व्याकरण का ज्ञान दिया संस्कृत के लिए, और उन्होंने जिस भाषा का परिमार्जन किया वह वैदिक संस्कृत थी, जो कि संस्कृत के रूप में परिवर्तित हो गई। और एक और ऋषि थे जिसका नाम है वात्सायन, और उन्होंने लिखा था कामसूत्र। वात्सायन ऋषि के द्वारा लिखा गया वार्तिक थे। उन वार्तिकों से एक जानकारी हमें यह भी मिलती है, वात्सायन के वार्तिकों से हमें जानकारी मिलती है हमें जानकारी मिलती है। क्या जानकारी मिलती है, वात्सायन के हमें वार्तिकों से जानकारी यह मिलती है कि भाई लौकिक संस्कृत अपने समय में केवल साहित्य नहीं अपितु बोलचाल की भी भाषा थी। क्या था, सिर्फ ऐसा नहीं कह सकते कि लौकिक संस्कृत जो है सिर्फ और सिर्फ जो है साहित्य के अंदर ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि व्याकरणिक प्रयोग है इसलिए सिर्फ और सिर्फ ये साहित्य में प्रयोग किया जाता नहीं। इसका प्रयोग लोगों की वात्सायन के द्वारा जो वार्तिक लिखे गए, अर्थात जिसमें अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग लोगों, अलग अलग कैसे व्यवसाय है, क्या खान पान है, कैसे रहते हैं, किस तरह की रूप सज्जा है, किस तरह का उनका व्यवहार है, कैसी आभूषण है, कैसे उनका व्यवहार है,
जिनको हम लोग वार्तिकों के नाम से जानते हैं, जिनमें इन सब चीजों का वर्णन मिलता है, उससे हमें यह मालूम चलता है, या यूं कहें कि उससे हमें यह पता चलता है कि वात्स्यायन महोदय कहते हैं कि भैया लौकिक संस्कृत केवल और केवल साहित्य का विषय नहीं थी, केवल और केवल साहित्य में इसका प्रयोग नहीं किया जाता था, अपितु जो है ये बोलचाल की भाषा भी थी। हाँ, ठीक है। तो अब थोड़ा सा अगर हम एक चीज पढ़ लें, लौकिक संस्कृत में और वैदिक संस्कृत में क्या अंतर है, अगर दोनों के बारे में थोड़ा सा हम अंतर समझ लें कि लौकिक संस्कृत में और वैदिक संस्कृत में क्या अंतर है, तो हमें ज्यादा स्पष्ट तरीके से पता चल जाएगा। वैदिक संस्कृत में क्या होता था, लौकिक संस्कृत में क्या होता था, फिर दोनों के अंतर को समझने के बाद हम जब इसको कंप्लीट कर लेंगे तो हम मध्यकालीन आर्य भाषाओं के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग समझेंगे किसके बारे में, जिसमें हम लोग जानेंगे पाली प्राकृत अपभ्रंश को। मतलब इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद लिखवा रहा हूं, लिखवाने ही जा रहा हूं ना, लिखा दीजिए। ये जो कर रहा हूं ये लिखा नहीं रहा हूं, इसको नोट करते रहना। देखो अगर मैं नोट कर पा रहा हूं तो आप भी तो नोट कर सकते हैं ना क्लास में, नहीं? एकदम शॉर्ट्स में नोट्स एकदम तैयार है आप लोगों के सामने, गोल घेरा भी करके बता रहा हूं, इसके नाम लिखा जा रहा है, थोड़े सी जो जानकारी है उसको इधर, चाहे आप इसको बॉक्स में बना लो, चाहे आप इसको इस तरीके से कर लो, तो फिर हाँ तो लिखवाने तो जा रहा हूं मैं, सिर्फ पहले समझा रहा हूं फिर लिखा दूंगा। अब ऐसा तो है किताब में से बोलते चले जाओ बोलते चले जाओ, है? अब आगे देखिएगा, वैदिक संस्कृत वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत में अंतर, ठीक है। अब क्या क्या अंतर है वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत में, इसको चाहे एक एक पॉइंट करके लिख लीजिए, पॉइंट में लिख लीजिए, चाहे इसको आप ऐसे कॉलम में लिख सकते हैं, एक तरफ इधर एक तरफ इधर, दोनों ऐसे बांट के भी लिख सकते हो, या फिर एक साथ में पॉइंट बना करके भी लिख सकते हो। ठीक है, चलिए वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत में क्या अंतर है जरा हम देखते हैं। तो देखो, जैसे पहले नंबर पे एक तरफ इधर लिख देते हैं हम लोग वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत, और दूसरा है इधर लिख देते हैं लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत। अब जब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा ना, तो पाली भाषा, प्राकृत भाषा, अपभ्रंश भाषा,
तो हम फिर हिंदी के और स्वरूपों के बारे में सोचेंगे, जो बोलियां वगैरह है उनके बारे में भी इसी टॉपिक में ही है। तो सुनिए जरा, अब हम देखते हैं नंबर 1 पर पहला पॉइंट, वैदिक संस्कृत जो है, वैदिक संस्कृत का मानकीकरण नहीं हुआ था। ठीक है, हुआ हाँ, पहला पॉइंट। यहां दूसरा मतलब इसका पहला पॉइंट क्या होगा, लौकिक संस्कृत का, लौकिक संस्कृत का मानकीकरण हुआ था। अब मानकीकरण क्या है, मानकीकरण होता है, हाँ, मानकीकरण क्या होगा कि जिसमें जो व्याकरणबद्ध किया जा रहा हो, जो व्याकरणबद्ध किया जा रहा हो वो मानकीकरण, अर्थात एक स्टैंडर्ड फिक्स करना, जिसमें चाहे कहीं भी बोला जाए, किसी भी भाषा का स्टैंडर्ड फिक्स किया जाता है, कोई कहीं भी बोला जा रहा, कैसे भी प्रयोग किया जा रहा है, उसके स्वरूप में, उसके रूप में, उसके व्यवहार में, उसकी भाषा में कोई भी परिवर्तन ना आए। हाँ, टोन में परिवर्तन आ जाएगा लेकिन बोलना तो वही रहेगा। तो पहला क्या है, पहला पॉइंट यह है कि वैदिक संस्कृत में, वैदिक संस्कृत का मानकीकरण नहीं हुआ था और लौकिक संस्कृत का मानकीकरण हो गया था। वैदिक संस्कृत, क्योंकि इसका मानकीकरण नहीं हुआ था, इस कारण से इसमें, इस भाषा में क्या है, इस भाषा में बहुरूपता पाई जाती थी। अब बहुरूपता का मतलब क्या है भाई, जब व्याकरण का कोई स्वरूप नहीं है तो होगा क्या, कहीं अपने मन से कोई कुछ बोल रहा, कोई कुछ बोल रहा, थोड़ा इधर उधर बदल हो रहा, कोई मतलब नहीं है। क्योंकि देखो एक बोली है, जैसे किसी क्षेत्र में कोई कुछ भी बोल रहा है लेकिन सामने वाला समझ रहा है, लेकिन उसका एक जैसा स्वरूप नहीं। आप देख रहे हो ना, आपके बगल गांव वाला थोड़ा सा कुछ अलग बोल रहा होगा, आपके गांव में कुछ अलग बोला जा रहा होगा, कह भैया उनके गांव में थोड़ा सा इन सब चीजों का अलग है। तो क्या होता है, इसका मतलब क्या है, मान लो कि हम कहते भोजपुरी है, भोजपुरी कोई बोल रहा है लेकिन भोजपुरी ही उसके अगल बगल गांव में बोलना अलग हो जाता है। ठीक है, चलिए अब इस चीज को समझिए जरा यहां पर। तो ये बहुरूपता पाई जाती, मतलब इस भाषा में बहुरूपता का तात्पर्य क्या है, बहुरूपता का मतलब ये होता है जहां पर, बहुरूपता का मतलब है जहां विभिन्नता पाई जाए। तो यहां पर जो वैदिक संस्कृत थी इसमें विभिन्नता थी, क्योंकि इसका मानकीकरण नहीं हुआ था, क्योंकि एक कोई ऐसा व्याकरण का नियम नहीं था कि इसके अंदर नहीं रहेगा तो गलत हो जाएगा। जबकि अब यहां पर लौकिक संस्कृत में है, मानकीकरण हो गया, व्याकरणबद्ध हो गया, इसलिए ये क्या होगा। दूसरा पॉइंट अगर बात करते हैं, इस भाषा में एक रूपता पाई जाती। अब देखिएगा इस भाषा में क्या है, लौकिक संस्कृत में एक रूपता पाई जाती थी। हाँ, एक रूप रहेगा, क्योंकि आप देखो कोई राजस्थान में हिंदी बोल रहा है, हिंदी के बारे में बात कर रहे हैं, देसी भाषा के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। कोई यूपी में बोले, चाहे कोई बिहार में बोले, विद्यालय में जो भी भाषा पढ़ाई जा रही है, जो व्याकरणबद्ध भाषा है, चाहे वो है यूपी में पढ़ाई जाए, बिहार में पढ़ाई जाए, राजस्थान में पढ़ाई जाए, विश्व के कहीं भी पढ़ाई जाए,
तो हिंदी का स्वरूप एक होगा। उसी तरीके से जो व्याकरणबद्ध संस्कृत थी, जो लौकिक संस्कृत थी, कहीं भी बोली जाए लेकिन वो एक जैसी रहेगी, तभी वो संस्कृत भाषा या लौकिक संस्कृत कहलाएगी। जो अनेक रूपता होगी तो बाद में उसको लोग अपने अपनी भाषा का नाम दे सकते हैं। और पाणिनि महोदय ने इसी डर को खत्म करने के लिए ही इस चीज को बनाया था कि भाई भारत में जो हमारी ये जो वैदिक संस्कृत है, इसको लोग अपनी अपनी भाषा में प्रयोग तो कर लेते हैं लेकिन नाम अपनी भाषा का देने लग जाते हैं। तो ये भी रीजन था। अब बात करते हैं, यहां पर तीसरा पॉइंट है कि वैदिक संस्कृत में भाषा को लेकर के भाषा को लेकर बहुत अपवाद है। बहुत अपवाद है। इसमें लौकिक संस्कृत में कम अपवाद पाए जाते हैं या पाए ही नहीं जाते। ठीक है, वैदिक संस्कृत में कम अपवाद पाए जाते हैं या पाए ही नहीं जाते हैं, दोनों में इतना अंतर है। ठीक, क्या हो गया कि वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत में अगर हम अंतर की बात करते हैं तो वैदिक संस्कृत का मानकीकरण नहीं हुआ है और लौकिक संस्कृत का मानकीकरण हुआ है। इसमें बहुरूपता पाई जाती है जबकि लौकिक संस्कृत में एक रूपता पाई जाती है। वैदिक संस्कृत में भाषा को लेकर के अपवाद नहीं है, लौकिक संस्कृत में अपवाद नहीं है, जबकि वैदिक संस्कृत में कई सारे अपवाद हमें देखने को मिलते हैं। ये दोनों के बीच में अंतर, इन दोनों के बीच में अगर हम बात करते हैं अंतर हमें देखने को मिलता है। साथ साथ में अगर बात करते हैं वैदिक संस्कृत में, अगले पॉइंट पर देख सकते हैं, वैदिक संस्कृत में क्या क्या शब्द थे? ली, री और री, अर्थात री, री और री तीन था। क्या कह रहे हैं? अपवाद का मतलब यह होता है, या यूं समझिएगा कि उसमें अपवादों के संस्कृत में जो अपवाद थे कि कोई लोग उसका अर्थ अलग निकाल रहे हैं, कुछ लोग अलग अर्थ निकाल रहे हैं, मतलब किसी भाषा के अर्थ को लेकर के अलग अलग लोगों ने अलग अलग मान्यताएं दी, तो वहां पर क्या हो गया? अपवाद हो गया, है ना। कुछ कहते हैं कि भाई जैसे कि ए का ही प्रयोग होना चाहिए था, कोई कहता है अरे इसी शब्द को लिखने के लिए यहां पर आय का प्रयोग किया गया है, शायद इसका अर्थ अलग होगा, तो फिर पता चला नहीं यही था, ये उस नियम का पालन नहीं कर रहा,
इसलिए उसको अपवाद कहा जाता है। ठीक, तो यहां पर अगर बात करते हैं वैदिक संस्कृत में जो ली, री, री और री था वही लौकिक संस्कृत में क्या हुआ, ली, री और री उच्चारण में प्रयोग होने लगा। ठीक है, अब आगे अगर हम बात करते हैं इसी संदर्भ में, जो लौकिक संस्कृत में है, जिसका उच्चारण अगर हम बात करते हैं, जैसे कुछ शब्द है उनका उच्चारण है, जैसे एक शब्द है ए, नहीं, ए और ओ ले लो। वैदिक संस्कृत में ए और ओ का उच्चारण ब्रैकेट में लिख देता हूं, वैदिक संस्कृत में आज की डेट में इसका क्या उच्चारण करते हो, आज की डेट में इसको क्या उच्चारित करते हो, ए और ओ उच्चारित करते हो ना, लेकिन वैदिक संस्कृत में इसका उच्चारण किया जाता था आई और औ। तो ये आई और औ का वैदिक संस्कृत में उच्चारण था। लौकिक संस्कृत में आप जो देख रहे हैं, जो हिंदी में उच्चारित कर रहे हैं, वो लौकिक संस्कृत में ए और ओ उच्चारण कर रहे हो, जबकि वैदिक संस्कृत में इसी का उच्चारण आई और औ के रूप में किया जाता था। अब यहां पर हम यही तो समझने का प्रयास कर रहे हैं, भाषाओं के जैसे बोलने में क्या परिवर्तन आया, भाषाओं के लिखने में क्या परिवर्तन आया। तो बोलियां और भाषाओं के मतलब, जैसे अगर हम बात करते हैं एक तरीके से जो हमारी बोली है और उसका जो स्वरूप है, कैसे कैसे समय के साथ में बदल रहा है, ये जो वैदिक संस्कृत पढ़ रहे हैं, इसके बाद जब हम लौकिक संस्कृत पढ़ रहे हैं, फिर पाली भाषा पढ़ेंगे, फिर प्राकृत पढ़ेंगे, फिर अपभ्रंश पढ़ेंगे, तो हम इसमें यही समझने का प्रयास करेंगे कि हिंदी का जो ये स्वरूप आया है, इन भाषाओं से कैसे 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 बदलते हुए हमारे इस हिंदी के स्वरूप में ये शामिल हुआ है। समझ रहे हैं? तो हम यही चीज यहां पर जानने का प्रयास करेंगे। जैसे एक शब्द और ले सकते हैं, अगर हम बात करते हैं आई, देखो जिसको कहते हैं अय, ये होता अय और ये होता है औ। नहीं जी, वैदिक संस्कृत में इसका जो उच्चारण है, यह किस रूप में जाना जाता था, तो ये जाना जाता था आई और ये जाना जाता था आऊ। कौन से रूप में? आई और आऊ के रूप में जाना जाता था। यह उच्चारण वैदिक संस्कृत में था। आज की डेट में आप इसको अय और औ के नाम से जानते हो, जबकि ये पहले वैदिक संस्कृत में आई और औ का उच्चारण। हाँ, ये चारों है तो संस्कृत में ये संयुक्त ही, विकास कुमार जी, बिल्कुल ये संयुक्त स्वर हैं, लेकिन संयुक्त स्वर में हम इसके उच्चारण की बात कर रहे हैं बाबू, कि उच्चारण जो है इसका वैदिक संस्कृत में किस किस स्वरूप में किया जाता था। वैदिक संस्कृत में जैसे ए की जगह आई और ओ की जगह औ का उच्चारण होता था, और एक आई की जगह आई और ओ की जगह औ शब्द का उच्चारण किया जाता था। उसके बोलने के बारे में हम बता रहे हैं। और आज की डेट में अगर बात करते हैं, यही जो आप बता रहे हैं कि ये जो था वैदिक संस्कृत में क्या थे, तो वैदिक संस्कृत में ये क्या कह रहे हैं आप, संयुक्त स्वरों में शामिल थे? नहीं जी, वैदिक संस्कृत में ये संयुक्त स्वर थे। तो फिर क्या हो गया, वैदिक संस्कृत में यह संयुक्त स्वर थे। अच्छा जी, संयुक्त स्वर थे।
लौकिक संस्कृत में ये लौकिक संस्कृत में ये वर्ण जो है क्या है, मूल स्वरों में शामिल हो गए, मूल स्वर में शामिल हो गए। ठीक है, क्या हुआ सर, टाइम हो गया। अब किस चीज का टाइम हो गया? क्लास ओवर का नहीं, क्लास ओवर का क्यों टाइम होगा? अरे ये क्लास तो मान के चलिए 11:50 तक चलेगी, समझ गए? क्योंकि 10 मिनट का टाइम अगली क्लास शुरू होने का रहता है। नहीं, 1 घंटे की नहीं रहते बाबू क्लास। हाँ, 12 बजे 10 मिनट कम, क्योंकि अगली क्लास भी रहती है ना, तो उसके लिए थोड़ा सा समय चाहिए होता है। चलिए आगे हम बात करते हैं। वैदिक संस्कृत में 2 ध्वनियां थी, कौन कौन सी? वैदिक संस्कृत में 2 ध्वनियां थी, कौन कौन सा? एक ग्वंग और एक है वंग। ठीक है, एक 2 ध्वनियां थी, एक थी कौन, वंग, एक वंग। जो लौकिक संस्कृत में, लौकिक संस्कृत में द और ढ के रूप में प्रयोग होने लगी। अब देखो, ग्वंग वंग की जगह ड और ढ के रूप में इसका प्रयोग होने लग गया लौकिक संस्कृत में। जिसको हम लोग देखते थे वहां ग्वंग और वंग के रूप में जिसका प्रयोग किया जाता था, वह लौकिक संस्कृत में आते हुए ड और ढ के रूप में प्रयोग होने लग गया। इसके अलावा इसको ऐसे समझिएगा, का वर्ग के बारे में सुना है हुआ, इसको ऐसे समझते हैं। पहले तो आप इसको समझिए जरा।
आप एक चीज देख रहे होंगे यहां पर, ये जो है ना एक एक पार्ट, इसको समझ लीजिएगा। ये तो आपको पता है ये गला है, या इसको आप लोग कंठ कहते हो, ठीक है, कंठ या गला। ये वाला जो भाग है, यहां से जब ऊपर चलती है वायु, तो ये वाला जो भाग है ये कहलाता है तालु। क्या कहलाता है? तालु या तालब्य। और ये वाला जो दांत, जहां दोनों दांतों के ऊपर ये जो एरिया है, ये कहलाता है मूर्धा। क्या कहलाता है? मूर्धा। और यहां पर अगर चलते हैं, ये जो आपका ये दांत है, ठीक है ना, वैसे मान के चलो कि ये एरिया है ऐसे दांत का, तो इस तरीके से मान लो दांत है लगे हुए, ठीक है, ये दांत है। अब ये जो दांत है यहां पर, इसको हम पूरे को तो कहते हैं दंत, दंत। लेकिन इस दांत के नीचे जो ये वाला एरिया है, ये जो एरिया है, ये वाला एरिया, चारों ओर दांत है, तो दांत के नीचे नीचे ये वाला एरिया क्या कहलाता है? ये वाला एरिया कहलाता है दंत मूल। क्या कहलाता है? दंत मूल। दंत मूल कहलाता है। जबकि ये वाला एरिया जो दांत है वो तो दांत ही है, ये मूर्धा कहलाता है, ये नासिका है, और ये दंत हो गया यहां, ये दंत वाला, और इसके बाद है होस्ट। अब इतनी बात तो आपको समझ में आ गई। अब यहां पर समझने वाली बात यह है, कहा क्या जा रहा है, मैंने बनाया क्यों? ये इसलिए बनाया है बताने के लिए कि वैदिक संस्कृत में, वैदिक संस्कृत में जो ता वर्ग, ता वर्ग, ता वर्ग की ध्वनियां थी, जैसे ता वर्ग की जितनी भी ध्वनियां थी, जैसे ता, ला, ता, वा जो थी, ता वर्ग की ध्वनियां, या ला और वा जो थी, ठीक है, ये कैसी थी? नहीं, तो अभी तो इसी में आता है ना, ला वा की नहीं, ला और शा और ता वर्ग, त थ द ध जो है, त थ द ध द, त थ द ध ना, ये जितने भी वर्ण है, ये क्या थे? वैदिक संस्कृत में जो ता वर्ग या ला या सा ध्वनियां हैं, ध्वनियां दंत मूलीय थी। कैसी थी? दंत मूलीय थी, अर्थात दांत के मूल से बोली जाती थी। दंत का मूल आपको पता ही है, दंत मूल किसे कहते हैं? दंत मूलीय थी, जो दांत जहां से निकल रहा वहां के मूल से बोली जाती थी, दंत मूलीय थी। जो कि क्या हुआ? जो कि लौकिक संस्कृत में, लौकिक संस्कृत में आकर केवल क्या हुआ? केवल दंत से उच्चारित होने लग गए, दंत से उच्चारित होने लगी। बस इतनी बात सिर्फ हमने वैदिक और लौकिक संस्कृत के विषय में पढ़नी थी। इसके बाद हम शुरुआत करेंगे, चाहे थोड़ी सी जानकारी और ले सकते हैं, थोड़ी सी जानकारी ये ले सकते हैं कि वैदिक संस्कृत में, यही बता देता हूं आगे ही, कि वैदिक संस्कृत में लगभग
भाषाओं को इसमें शामिल किया गया था। कौन कौन सा? एक आस्ट्रिक भाषा परिवार के शब्दों को शामिल किया गया था और दूसरा द्रविड़ भाषा परिवार के शब्दों को शामिल किया गया था। जबकि लौकिक संस्कृत में 2000 शब्द तो ऑलरेडी थे, लेकिन 2000 शब्द के अलावा यूनानी, ईरानी, साथ साथ में रोमन और कई जगह मिलता कि अरबी भी, लेकिन कई सारे लोग बोलते नहीं, अरबी नहीं था उसमें शामिल। तो यूनानी, ईरानी और साथ साथ में पर्शियन, इन भाषा के शब्दों को शामिल किया गया था। तो लिख देता हूं मैं साथ साथ में यही कि आगे अगर दोनों के बीच में अगर हम फर्क देखते हैं तो वैदिक भाषा में द्रविड़ और आस्ट्रिक भाषा परिवार के शब्दों को शामिल किया गया था। जबकि लौकिक संस्कृत में 2000 शब्द के साथ अन्य भाषा के शब्द जैसे ईरानी, यूनानी, फारसी भाषा के शब्दों को शामिल किया गया था। ठीक है ना? यहां पर हमने देखा कि भाई इसमें क्या हुआ, लौकिक में संस्कृत में 200 शब्द थे, मतलब 2000 शब्द थे, उसके अलावा अन्य जो है ईरानी, यूनानी और पारसी भाषा के शब्दों को शामिल किया गया था। वहीं वैदिक संस्कृत में द्रविड़ और आस्ट्रिक भाषा परिवार के शब्दों को शामिल किया था। तो इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो यहां पर हमारा जो ये है वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत, ये वाला पार्ट आज मतलब ये जो टॉपिक है इसको हम कंप्लीट करेंगे, कंप्लीट करते हैं। और अगला टॉपिक मतलब इसी में ही हम शुरू करेंगे जिसको कहते हैं मध्य भारतीय आर्य भाषा। अगला जो टॉपिक हमारा होगा वह कौन सा होगा? मध्य भारतीय आर्य भाषा। मध्य भारतीय आर्य भाषा। मध्य भारतीय आर्य भाषा के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये मध्य भारतीय आर्य भाषा के संदर्भ में ये याद रखिएगा, इसका जो टाइम पीरियड है ये कब से कब तक का है। मध्य भारतीय आर्य भाषा के संदर्भ में अगर बात करते हैं इसका टाइम पीरियड कब से कब तक के बीच में पाया जाएगा, तो ये 500 से लेकर के 1000 ईस्वी तक है। 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक का है।
ठीक है ना। कहां से कहां तक है, जिसमें मध्य आर्य भाषाओं को ही हम 3 रूपों में आगे फिर देखेंगे। वो 3 रूप कौन कौन से हैं? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। ठीक है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन अब आज नहीं, क्योंकि नया टॉपिक नई क्लास से चले तो ज्यादा अच्छा है ना। तो इसमें हम शुरुआत करेंगे अगली क्लास में, जिसको आगे मैं बताऊंगा। इसको ही पाली को प्रथम प्राकृत, इसको द्वितीय प्राकृत, इसको तृतीय प्राकृत, इनको भी 3-3। हाँ, इसको उन्होंने मूल स्वरों में शामिल किया। ठीक है ना, इसको उन्होंने मूल स्वरों में शामिल किया था, लेकिन समय के साथ साथ में शिवम जी धीरे धीरे बदलाव होता चला गया, है ना। यहां पर जो कुछ भी बताया जा रहा है उस समय पाणिनि महोदय के अनुसार बताया जा रहा है कि किसमें क्या क्या शामिल किया था, या समाज के लोगों के द्वारा बोलचाल में क्या प्रयोग किया जाता था। धीरे धीरे समय के साथ में जो हमारे परिवर्तन आ रहा है उसको शामिल किया गया था। उसको आप कहेंगे तो एक दिन पूरा डिटेल में बता देंगे, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इससे ज्यादा कुछ आता है, या फिर इसको बहुत ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता है, इसलिए इसको मैंने डिटेल में बताया नहीं, क्योंकि उसमें टाइम वेस्ट भी होता है, चीजों को समझाना पड़ेगा, और फिर ना समय आपका किल होगा, और वैसा कुछ है नहीं कि जो उससे पेपर में पूछा जाए, और कोई रीजन नहीं है। नहीं तो पढ़ाने को तो इसमें खींचते रहो। एक ही टॉपिक में आप, पिछला जो हमने इसको 2-3 दिन में खत्म किया, यही टॉपिक इतना लंबा है कि अभी शब्दों को नोट करते रहो, कौन कौन से शब्द आए, तो चला जाएगा समय। कौन कौन से विद्वान आए, कैसे क्या किया, जबकि पूछा कुछ नहीं जाता है। आगे जिनकी आवश्यकता होगी उनको हम लोग शामिल कर ही लेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की कक्षा में तो हम लेते हैं यहीं विदा। आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आई होंगी, है ना। सभी को अच्छे से समझ में आई होंगी, क्लास पसंद आई होगी। अब तो ये क्लास लाइव जा नहीं रही है, मतलब उस पर, है ना, तो सिर्फ पेड में दिख रही है। तो चलिए आज की कक्षा में अब लेते हैं आपसे विदा। मिलेंगे फिर अभी कहाँ, दूसरी क्लास में 12 बजे आपके पेपर 1 की। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।